नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी संग्राम। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हरियाणा में वीआईपी सीटों पर काउंटिंग अपडेट लगातार आपको ताजा रुझान दिखाते हुए आ रहे हैं और काउंटिंग का जो अपडेट है वो आपको दिखा रहा है। लेकिन हरियाणा में वीआईपी सीटों पर अब काउंटिंग अपडेट आपको दिखाएंगे, जहां नायब सैनी भूपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट, सावित्री जिंदल जीती है। बता दें कि हाई प्रोफाइल सीटें हैं और इसके साथ ही दिग्गज नेता भी है, इसमें खिलाड़ी भी है जो जीत चुके हैं। सिरसा से गोपाल कांडा चुनाव हारे हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग चल रही है। इस चुनाव में 10 ऐसी वीआईपी सीटें हैं जिन पर सबकी नजर लगी हुई है। जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट 6015 वोट से चुनाव जीत गई है। हिसार में भाजपा से बागी देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल जीत चुकी है। लाडवा से नायब सिंह सैनी ने जीत दर्ज की है, वहीं भाजपा की तरफ से सीएम फेस है। इसी तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट से चुनाव जीत गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी भाजपा उम्मीदवार आरती राव अटेली से पीछे चल रही है। बता दें कि सिरसा में हरियाणा लोक हित पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार गोकुल सेतिया ने जीत दर्ज की है। हरियाणा में वीआईपी सीटों पर काउंटिंग अपडेट आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई ऐसी सीटें हैं जिन पर जो दिग्गज है वो जीते हैं, खिलाड़ी है वो जीते हैं। विनेश फोगाट जीत चुकी है। नायब सैनी भूपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट जीती है। सावित्री जिंदल जीती है। गोपाल कांडा चुनाव हारे हैं। तो देखिए, जो रुझान है, ताज़ा रुझान लगातार आपको दिखाते हुए आ रहे हैं और जो अपडेट है वो भी आप तक पहुंचा रखे हैं। जो तस्वीरें हैं लगभग काउंटिंग को लेकर के वो साफ हो चुकी है। और देखिए, जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी लगातार आ रही है और इसी पर प्रतिक्रिया आई है। आइए हम आपको नायब सैनी का बयान सुनाते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। काउंटिंग है और हमें पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। तो देखिए, नायब सैनी का बयान आपने सुना और उन्होंने दावा भी किया है और देखिए, जो जीत रहे हैं प्रत्याशी, उनकी प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही है। इसी के साथ आपको विनेश फोगाट की भी प्रतिक्रिया सुनाएंगे, उन्होंने क्या कुछ कहा है जीत के बाद। में आदरणीय नरेंद्र, ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूं, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूं। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या फिर खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। विनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। किसी को पूछने दो एक बार। हाँ, शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर के अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। हाँ जी। तो देखिए, विनेश फोगाट का ये बयान आपने सुना। उनका भी कहना है कि वे सिर्फ राजनीति करेंगी और इसके बाद में भी कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की प्रतिक्रिया भी आपको सुनाएंगे, उन्होंने चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहा है। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए,
उनकी जलेबी बन रही थी, लेकिन राहुल गांधी तो जलेबी फैक्ट्री में बना रहे थे। तो हरियाणा की जनता ने कहा कि राहुल गांधी जी, ये जलेबी फैक्ट्री में तो नहीं बनती, लेकिन आपकी जलेबी हम जरूर बना देते हैं। तो हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी की जलेबी बना दी और आज जश्न का माहौल पूरे देश के अंदर, हरियाणा के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उत्साह और उमंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति पर, माननीय नड्डा जी के अथक मेहनत और परिश्रम से आज हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनता के आशीर्वाद के साथ आज इतिहास बनाया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को पुनः एक बार हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग चल रही है और जो ताज़ा रुझान हारे वो भी लगातार हम आपको दिखाते हुए आ रहे हैं और कई कद्दावर नेता है हरियाणा के जो कि हारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक रोचक मुकाबला कह सकते हैं कि हरियाणा में देखने को मिल रहा है और बीजेपी रुझानों में सरकार बनाने की जगह दिखाई दे रही है। हरियाणा के रुझानों में तीसरी बार बीजेपी सरकार दिखाई दे रही है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से मुकाबला काफी रोचक होता जा रहा है, सुबह की जो तस्वीरें थी उससे काफी हद तक अलग तस्वीरें अब निकल करके सामने आ रही है, अलग रुझान सामने आ रहे हैं और कड़ी टक्कर भी कहीं कहीं पर देखने को मिली। लेकिन जो कद्दावर नेता है वो भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ कद्दावर नेता हार भी चुके हैं। लेकिन जो रुझान आ रहा है उसमें बीजेपी अब तीसरी बार यानी कि हैट्रिक लगाने की तैयारी बिल्कुल है और बीजेपी सरकार हैट्रिक लगा चुकी है, ऐसा कह सकते हैं रुझानों के मुताबिक। बिल्कुल वैष्णवी, देखिए पूरी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। 48 सीटों का रुझान और रिजल्ट सामने आ चुके हैं और बीजेपी 48 सीटों पर लीड लेती हुई नजर आ रही है, यानी कि स्पष्ट तौर पर बहुमत का आंकड़ा जो है वो बीजेपी छू चुकी है। और अगर बात करें तो देखिए अब तक 42 सीटों पर अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। 6 सीटों के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, इन 6 सीटों पर बीजेपी जीत गई है। 26 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। 10 सीटों का रिजल्ट कांग्रेस के फेवर में रहा है जो वो जीत चुकी है। जेजेपी, इनेलो और बसपा का खाता भी नहीं खुला है और अदर जो है वो 3 सीटों पर आगे हैं, यानी निर्दलीय भी रेस में अभी भी शामिल हैं। छोटे दलों का अता पता नहीं है। और अगर ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो कालका से शक्ति रानी शर्मा बीजेपी की 10,000 वोटों से अभी भी आगे चल रही हैं। चंद्रमोहन कांग्रेस के जो पंचकुला से उम्मीदवार थे 2,000 वोटों से जीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए लगातार जो रुझान आ रहे थे वो अब रिजल्ट में बदलने लगे हैं। कम से कम ये तस्वीर जरूर स्पष्ट हो गई है कि लगातार तीसरी बार हैट्रिक मारते हुए हरियाणा में बीजेपी की नायब सिंह सैनी सरकार वापसी कर रही है और यही वजह है कि जश्न का माहौल सुबह देखिए 9-10 बजे तक, लगभग 10:30-11 बजे तक कांग्रेस जलेबियां बांट रही थी और अब कांग्रेस में मातम है। बीजेपी कार्यालयों में जलेबियां बंटनी शुरू हो गई हैं और वहां पर अब जश्न लगातार जारी है। बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं जल्द ही नतीजों में भी तब्दील होंगे। लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो जो बहुमत सुबह में कांग्रेस को मिल रही थी वो अब बीजेपी को मिल रही है और एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी हैट्रिक लगा रखी है हरियाणा में। लेकिन सवाल कई है, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। इस बार ईवीएम पर आरोप नहीं लेकिन चुनाव आयोग पर जरूर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में किस तरीके से अब बीजेपी इससे निपटेगी, क्योंकि हर चुनाव में ये सवाल जरूर आता है, ईवीएम पर सवाल उठता है लेकिन अब चुनाव आयोग पर उठा है। क्या इसके बाद में कोई प्रतिक्रिया चुनाव आयोग की सामने आई है, क्योंकि कई आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए? लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ईवीएम पे भी आएगी, मुझे पूरा भरोसा है शाम तक, लेकिन अभी फिलहाल चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है और एक बेस तैयार किया जा रहा है, हार की भूमिका तैयार की जा रही है। और यही वजह है कि जयराम रमेश ने ट्वीट करके ये आरोप लगाए थे चुनाव आयोग पर कि वो बीजेपी के दबाव में काम कर रहा है और रिजल्ट बड़े स्लो जो हैं वो छोड़े जा रहे हैं, वो जारी किए जा रहे हैं, जबकि अपडेशन 2 घंटे पहले ही आ जा रहा है। तो ये तमाम आरोप लगाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये समझ गई होगी, मुझे लगता है, और यही वजह है कि हार की भूमिका तैयार करने में कांग्रेस जुटी हुई है। दूसरी बात, बीजेपी लगातार उत्साहित है। यहाँ पर बीजेपी भी ये बात समझ गई है, जो चुनाव रहे वैष्णवी ये कई मामलों में संदेश देने वाले रहे। बीजेपी को कड़ा संदेश ये मिला है कि लोगों ने आपको मोदी फेस पर, सैनी फेस पर जिताया तो है, लेकिन जमीन पर भी काम करना होगा। और जो बड़े चेहरे थे दिग्गज बीजेपी के जो चुनाव हारे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात की समीक्षा अब जरूर करेगी वैष्णवी के पुराने कद्दावर नेताओं से पब्लिक ऊब चुकी है, परेशान हो चुकी है काम न करने से, उनसे
जनता का जो जुड़ाव होना चाहिए वो नहीं था, दूरी यहाँ ज़्यादा बढ़ गई थी और यही वजह है कि नए लोगों को ज़्यादा चुना है। बीजेपी के जो नए प्रत्याशी थे उनको जनता ने और जो पुराने दिग्गज थे उनको हराया है। तो समीक्षा करने के दौर चलेंगे और कांग्रेस बीजेपी ज़रूर अपनी अपनी कमियों पर, खामियों पर चर्चा करके समीक्षा करेगी और उनको दूर करने की कोशिशें करेगी। बिल्कुल ब्रजेश, जिस तरीके से हम सुबह के नतीजे जो आ रहे थे, रुझान आ रहे थे, उन पर बात करें तो आश्वस्त दिखाई दे रही थी कांग्रेस और जो एग्जिट पोल भी सामने आए थे उसमें कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही थी और इतना कॉन्फिडेंस है कांग्रेस में कि उन्होंने जीत के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। जश्न की पूरी तैयारी, जलेबी बन चुकी थी कांग्रेस कार्यालय में, लेकिन अब इस पर भी तंज कसा जा रहा है कि अब यही जलेबी अब बीजेपी को भेजनी पड़ेगी, पीएम मोदी को यही जलेबी भिजवानी पड़ेगी। बीजेपी अब राहुल गांधी को यही जलेबी भेजने वाली है, इसकी तैयारी चल रही है और जलेबी वॉर शुरू हो गया है। हालांकि ये नई बात नहीं है, चुनाव में राहुल गांधी ने जब से इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान वैष्णवी जलेबी का जिक्र किया है तब से ही चाशनी में भिगो कर राजनीतिक दल और नेता जो है वो मीठी मीठी बयानबाजी कर रहे हैं और तीखी बयानबाजी भी कर रहे हैं। तो अब जो जलेबी कांग्रेस ने बनाई थी उसका स्वाद बीजेपी चख रही है और जो प्रधानमंत्री मोदी को जलेबी कांग्रेस भेजने की तैयारी कर रही थी वो पैकिंग अब बीजेपी कार्यालय में चल रही है और राहुल गांधी का एड्रेस लिफाफे पे लिखा जा रहा है। तो यही अंतर है राजनीति में, शह और मात का ये खेल है। कब कहाँ क्या किसका पासा पलट जाए ये पहले से तय नहीं होता और ना ही कोई प्रेडिक्शन कर सकता है। लगातार कयास यही लगाए जा रहे थे कि बीजेपी इस बार हरियाणा में गच्चा खाएगी, कांग्रेस कहीं ना कहीं बाजी मारेगी, लेकिन देखिए कमाल करती हुई बीजेपी नजर आई है। एक नया इतिहास हरियाणा में रचा गया है। लगातार हरियाणा में पहली बार, लगातार तीसरी बार जीतने वाला दल बीजेपी बन गई है। बिल्कुल हैट्रिक लगा रखी है बीजेपी, ये काफ़ी बड़ी बात है। और जिस तरीके से हम टैली दिखा रहे हैं और इस टैली में हम हरियाणा के इलेक्शन की भी अपडेट बता रहे हैं और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की भी अपडेट पूरी बता रहे हैं, जो काउंटिंग चल रही है, जो ताज़ा रुझान आ रहे हैं, लगातार हम नंबर्स भी चेंज कर रहे हैं रुझानों के हिसाब से। तो एक बार जम्मू कश्मीर की तरफ नज़र डालें तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन है और ऐसे में वो 47 सीटों से आगे है और बीजेपी 29 सीटों से। ब्रजेश जी, जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन रखा था जम्मू कश्मीर में, काफ़ी कुछ काम किए हैं बीजेपी ने, 370 हट गई, ये बड़ा और ख़ास विधानसभा चुनाव था क्योंकि जिस तरीके से काम किए गए थे और 370 हटने के बाद में ये पहला विधानसभा चुनाव है और बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का खाता खुलेगा और बीजेपी ही सत्ता पर राज करेगी जम्मू कश्मीर की, लेकिन वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके गठबंधन की जो सरकार है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में जो काम किए हैं उससे समर्थन जो जनता का है वो बीजेपी को नहीं मिला है? बिल्कुल, देखिए अगर जम्मू कश्मीर का हम सियासी मिजाज समझें तो कश्मीर में अलग बिसात बिछी हुई थी, जम्मू में अलग बिसात बिछी हुई थी। बीजेपी को जो अनुमान था वही रिजल्ट आए हैं। बीजेपी इस बात को भांपती थी और जानती थी कि कश्मीर से बहुत ज़्यादा समर्थन उसे नहीं मिलेगा तराई इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, जबकि जम्मू से समर्थन मिलता हुआ नजर आया है। 29 सीटें जो जीती हैं उसमें ज़्यादातर सीटें बीजेपी की जम्मू क्षेत्र से मिली हैं, जबकि कश्मीर के इलाकों की अगर बात करें तो तमाम ज़िलों से जो कांग्रेस है और पीडीपी है, माफ़ी चाहूँगा, कांग्रेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसको भारी बढ़त मिलती हुई नजर आई है। 47 सीटों की बढ़त है। हालांकि लगातार बीजेपी ये भी दावा कर रही थी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ में ला लेगी क्योंकि पीडीपी से उसको जो उम्मीद थी वो सिर्फ 4 ही सीट जीत सकी, लेकिन बीजेपी की दाल यहाँ नहीं गल पाई, खेल नहीं हो पाया। हालांकि शाम तक का इंतज़ार और करना पड़ेगा क्योंकि अमित शाह लगातार अपडेट ले रहे हैं जम्मू कश्मीर का और ये जोड़ तोड़ में भी बीजेपी ज़रूर लगी हुई होगी, प्रयासों में लगी होगी कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को केंद्र में जगह देकर राज्य में सरकार झटक ली जाए। लेकिन ये प्रयास पूरे हो पाएंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के जो बयान सामने आए हैं वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस का काफ़ी अच्छा और बेहतर प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, लेकिन क्या अब यही आरोप वो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में भी लगाएगा? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हरियाणा में चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो साइट है, वेबसाइट अपडेट नहीं की जा रही है, तो क्या जम्मू कश्मीर के लिए भी यही फॉलो किया जाएगा? देखिए जम्मू कश्मीर में अगर मुद्दे की बात करें सबसे पहले वैष्णवी, तो सबसे बड़ा मुद्दा शांति बहाली और लोगों को परेशान करने का था। स्थानीय लोग, कश्मीर के खास तौर से लोग जो हैं वो इस बात के आरोप बीजेपी पर लगाते रहे कि शांति बहाली के नाम पर, आतंकवाद के खात्मे के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया जाता है।
कई कई दिनों तक बाजार बंद रहते हैं, इंटरनेट बंद रहता है, स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं और सफ़र युवा पीढ़ी को और कामकाजी लोगों को करना पड़ता है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल एक मामला रहा जिसने बीजेपी को कश्मीर में नुकसान पहुंचाया। जम्मू की बात करें तो जम्मू की जनता ने 3 तलाक का इम्पैक्ट था, 370 का इम्पैक्ट था और जो लद्दाख को अलग किया गया उसका भी इम्पैक्ट था। तो कहीं ना कहीं लद्दाख का जो सपोर्टिव बेल्ट था बीजेपी के पास वो अलग राज्य के तौर पर अलग हो गया और यही वजह थी कि सिर्फ जम्मू के सहारे बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और जो प्रत्याशित रिजल्ट था वही रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है जम्मू कश्मीर चुनाव के रिजल्ट पर। चलिए ब्रजेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जो कि इलेक्शन से जुड़ी ही है, क्योंकि हरियाणा में काफी ज्यादा सियासत देखने को मिल रही थी और ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां जयराम रमेश ने जो शिकायत की थी उसको चुनाव आयोग ने निरस्त कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ये जो शिकायत है वो निरस्त कर चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ जो सियासत है वो देखने को मिलती है। जयराम रमेश की चुनाव आयोग की शिकायत, बता दें कि वैधानिक प्रावधानों के अनुसार गिनती की जा रही है, ये बातें सामने आ रही थी और ये आरोप भी लगाए जा रहे थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जयराम रमेश की चुनाव आयोग में शिकायत निरस्त हो गई है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी है, चुनाव आयोग ने आरोपों को निराधार बताया है। बता दें कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 25 राउंड हर 5 मीटर पर अपडेट किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है वैधानिक प्रावधानों के अनुसार गिनती की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे थे, रुझान जो सामने आ रहे थे, उसके बाद में ये आरोप जयराम रमेश की ओर से लगाए गए थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया था और इसके साथ ही आरोप भी लगाए थे। उनका बयान भी सामने आया था जिसमें वे इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। चुनाव आयोग ने आरोपों को अब निराधार बताया है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 25 राउंड हर 5 मीटर पर अपडेट किए जा रहे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे कि जयराम रमेश की चुनाव आयोग में शिकायत निरस्त हुई है। चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी को बहुमत मिलने लगी थी, वैसे ही जयराम रमेश का ये बयान सामने आया था। जयराम रमेश की चुनाव आयोग में शिकायत निरस्त हुई है। चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी है। चुनाव आयोग ने आरोपों को निराधार बताया है और इसी पर हमारे साथ में न्यूज़ रूम से पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन बने हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरीके से हरियाणा में सियासत देखने को मिली थी, क्योंकि सुबह में बात करें तो कांग्रेस बहुमत के साथ में आगे चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे रुझान आगे बढ़े और कांग्रेस पीछे होती गई और बीजेपी अब बहुमत के साथ में आगे बढ़ रही है और सरकार बनाने जा रही है, तो ऐसे में जयराम रमेश का जो बयान था वो सामने आया था और उन्होंने कई आरोप चुनाव आयोग पर लगाए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने अब निराधार बता दिया है, क्योंकि ऐसी सियासत तो हर चुनाव में देखने को मिलती है और ईवीएम पर भी जो सवाल है वो उठाए जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जयराम रमेश ने जो आरोप लगाए थे चुनाव आयोग ने उनको निराधार बता दिया है। चुनाव आयोग के पीआरओ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आरोप हैं जयराम रमेश के और कांग्रेस के वो निराधार हैं और जो वैधानिक नियम है, चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, उसके मुताबिक ही काउंटिंग की जा रही है और उसी के मुताबिक रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं। इसमें कोई डिले नहीं हो रहा है, बल्कि जो वैधानिक नियम है, पहले से जो प्रावधान है, जो गाइडलाइन है, उसी के मुताबिक सारी काउंटिंग का काम किया जा रहा है और रिजल्ट घोषित करके लगे हाथों मौके से ही सर्टिफिकेट भी जारी किए जा रहे हैं स्ट्रांग रूम से। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने सारी बातों को निराधार बता दिया है। हालांकि ये पहले से तय था कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कोई दम नहीं है वैष्णवी, और यही वजह है कि चुनाव आयोग में शिकायत गई, चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया और केंद्रीय चुनाव आयोग ने ये बयान जारी किया है अपनी तरफ से कि ये जो कांग्रेस के आरोप हैं ये निराधार हैं, वैधानिक तरीके से और गाइडलाइन के मुताबिक सारा काम चल रहा है। बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस का यही कहना है, विपक्ष का कहना है कि जितने भी एग्जिट पोल सामने आए थे उसमें कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही थी, तो जो रुझान आ रहा है उसमें बीजेपी कैसे बढ़त के साथ में आगे बढ़ रही है और सत्ता बनाने जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस का है और लगातार इसी को देखते हुए कांग्रेस आरोप लगा रही है। देखिए, चुनाव आयोग किसी भी एग्जिट पोल से वाक्य नहीं रखता है, किसी भी एग्जिट पोल को प्रमाणित नहीं करता है और यही वजह है कि चुनाव आयोग अपना काम करता है, वो वोटों की गिनती करता है और फिर आधिकारिक तौर पर बयान अपना रिजल्ट है वो जारी करता है और सर्टिफिकेट प्रत्याशियों को लगे हाथ दिए जाते हैं। तो चुनाव आयोग इस बात से वाक़या नहीं रखेगा कि जो एग्जिट पोल थे वो क्या थे और जो रिजल्ट आए हैं वो फाइनल रिजल्ट
क्या है, उसके गैप से चुनाव आयोग को कोई मतलब नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि वो वैधानिक नियमों के अनुसार अपना काम कर रहा है और यही वजह है कि ये कोई आधार नहीं बन जाता कांग्रेस के सामने, क्योंकि देश में इससे पहले भी कई रिजल्ट जो थे वो एग्जिट पोल में नहीं बदल सके, कई रिजल्ट पलटे गए हैं और यही वजह है कि कांग्रेस तो आरोप लगाएगी, लेकिन चुनाव आयोग के पास ऐसा कोई आधार नहीं है कि इन रिजल्ट की जांच वो इस डिमांड के आधार पर करे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ब्रजेश जी बात करें तो हरियाणा में अब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में कांग्रेस तो आरोप लगाएगी, विपक्ष लगातार आरोप लगाएगा, लेकिन जिस तरीके से बात करें तो हर एक कड़ी को समझे तो हर चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद में जब बीजेपी जीतती है तो विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हमने प्रदर्शन भी देखे मध्य प्रदेश की अगर बात कर ले तो जो चुनाव हाल में हुए थे उसमें भी दिग्विजय सिंह ने प्रदर्शन किया था, खुद चुनाव आयोग के पास में पहुंचे थे। वैसा ही यहां पर भी हरियाणा में कुछ देखने को मिलेगा, आगे सियासत देखने को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस जो जीत है बीजेपी की वो स्वीकार नहीं कर रही है। देखिए, कांग्रेस में यही कमी और कमजोरी सबसे बड़ी है कि वो एक राय होकर कोई काम नहीं करते और यही वजह है कि कोई नेता कहता है ईवीएम खराब हो गई, कोई कहता है हैक कर ली गई, कोई कहता है चुनाव आयोग ने बीजेपी के लिए काम किया, तो कोई जो है वो धरना प्रदर्शन करने लगता है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि हार की एक भूमिका बना रही है कांग्रेस और यही वजह है कि हार की व्यवस्थित समीक्षा करने के बजाय नेताओं को जो बेड परफॉर्मेंस वाले, ख़राब परफॉर्मेंस वाले नेता हैं या जो योजनाओं में कमजोरियां रही हैं उन पर एक्शन लेने की बजाय कांग्रेस जो है ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है और यही वजह है कि कांग्रेस हार की भूमिका तलाशने में जुट गई है कि वो क्या हार की भूमिका बनाकर क्या बयान जारी करेगी। मुझे लगता है कि 5-6 बजे के बाद कांग्रेस अपना आधिकारिक बयान भी जारी करेगी और उसमें भी इन बातों की झलकी होगी कि इन पूरे रिजल्ट का ठीकरा जो है वो दूसरों पर किस तरह फोड़ा जाए। बिल्कुल, जो रुझान हम दिखा रहे हैं वो जल्द ही नतीजों में तब्दील होंगे और देखने वाली बात होगी कि किसकी सरकार बनती है जम्मू कश्मीर में भी और हरियाणा में भी, सीएम कौन होता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार रुझान हम दिखा रहे हैं, अपडेट दिखाते हुए आ रहे हैं और तमाम अपडेट्स हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। काउंटिंग से जुड़े अपडेट्स सामने आ रखे हैं, ताज़ा रुझान लगातार दिखा रहे हैं और जल्द ही ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होंगे। तो देखने वाली बात होगी कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा और किसकी सरकार हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बनती है। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए इतना ही। आप बने रखिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।